थी यहाँ पर, तो उन लोगों ने कुछ नमस्कार अपने दोस्तों, अभी एक एक बार प्लास्टिक की फिर से शीट लगाई बड़ी थी सर के देर ऊपर, में हम तो दिल्ली के प्लास्टिक की आंदोलन शीट से को सीधे लाइव के फाड़ के कल फेंक दिया। की भांति, एक जैसा कि कल शीट भी पे आपने देखिए देखा 17 से आज 18 हो गई और हमारे क्रांतिकारी सभी उसी स्थल पर हैं। तो सखा जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सबसे पहला प्रश्न मैं यही पूछना चाहूंगा, जो भी हाल ही में क्या क्या अपडेट है, अपडेट के तौर पर जो भी आपके साथ एक तिरपाल वाली घटना हुई, महिलाओं के साथ किस तरह से पुलिस ने गुंडागर्दी दिखा रही है, जिनमें भी सरेआम धमकी दी जा रही थी पुलिस के द्वारा, वो भी हम सब लोगों ने देखा। क्या अनुभव रहा है आज का, सखा जी जरा अपडेट के रूप में वो बांटे पहले। देखो, अनुभव की बात बस यही है कि बस एक पुलिस गेम खेल रही है हम लोगों के साथ कि किसी तरीके से ये चले जाएं। हम लोगों का ना ज्ञापन लेना चाहती है, ना ही वो चाहती है ये आंदोलन आगे बढ़े। तो बस वो अपना प्रेशर बना रहे हैं। और ये आज की स्थिति में ऐसी बात हो गई कि जिस तरीके से इंटरनेट बच्चा बच्चा चला लेता है, आज की तारीख में आंदोलन की सारी स्ट्रेटजी बच्चा बच्चा जानता है। तो कम से कम हमें ये सब बातें ये ना सिखाएं, ना ही डराएं धमकाएं, ना ही ये सोचें कि हम आसानी से इनके जाल में फंसेंगे, या ना ही ये सोचें कि हम इन पे थोड़ा सा कुछ सख्ती दिखाएंगे तो ये भाग जाएंगे। सच बात तो ये है कि शाम को जो घटना हुई तो निश्चित ही बदतमीजी थी, वो सब आप लोगों ने लाइव देख लिया होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी फोर्स से निपटने के लिए हमारी महिला शक्ति काफी है। आज का अनुभव मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सच बात तो ये है कि इस देश में बहुत लोग अपने ढंग से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कागजी लड़ रहे हैं। आप जैसे लोग जो हैं यूट्यूबर्स होके लड़ रहे हैं, मेरे जैसे लोग लोगों को जगा के लड़ रहे हैं। लेकिन असली लड़ाई जो है ना, असली हथियार मुझे जो लगता है, अब मुझे जो लगा है, आज लगा है कि असली हथियार इस युद्ध का इमोशन होने वाला है, और वो महिलाओं के अंदर से जगेगा। चाहे आप कागज पे कोई शब्द लिख लीजिए, चाहे कागज पे किसी तरीके से कलम से कोई इबारत लिखने जाइए, लेकिन अगर किसी महिला के 2 आंसू उस कागज पे गिर गए तो वो शब्द भी मिटा देते हैं और लिखने वाले के हाथ भी रोक देते हैं। तो मैं मानता हूं कि अब जो है ये आंदोलन एक नए महिला आंदोलन की तरफ बढ़ने वाला है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि कई महिलाओं के कॉल आए हैं और वो यहाँ अपने तरीके से पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। शायद अभी पहुंचेंगे, नहीं तो सुबह से पहुंचेंगे। दूसरी चीज ये है कि इन लोगों की अपनी जो स्ट्रेटजी होती है हटाने की, जबरदस्ती हो ये सब, उसके लिए हम लोगों का सीधा सा बात है कि हम कानूनी ढंग से बात करेंगे, और कानूनी अधिकार उनके पास नहीं है हमें हटाने का। वो चाहें तो हमें अरेस्ट कर सकते हैं, वो हमें दफाएं बताएं कि किस दफा में अरेस्ट कर रहे हैं। वो 4 जो हैं अपने जिसको भी अरेस्ट करते हैं उसके संबंध में 4 गवाह लाएं और हमें अरेस्ट करें। तो सीधा सा खेल है, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, तो गैर कानूनी ढंग से हम उनके शिकार भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल। अच्छा सखा जी, जैसा कि अब आपको हम सुन भी पा रहे हैं, हालांकि देख भी पा रहे हैं, तो आवाज में भी, चूंकि सच में आप इतने लंबे समय से वहां बैठे हुए हैं, तो आवाज में भी जो एक हाँ, थोड़ा सा गला खराब हुआ है। हल्का, लेकिन ये इसी तरह से ये लोग तो मानने वाले नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, एक प्रकार से कोई भी एक ऐसा रिस्पॉन्स, सेटिस्फाई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया है जिससे कि क्रांतिकारी कुछ आगे स्टेप ले पाए। क्या अब हमारे सभी क्रांतिकारियों का इस स्टेप के अलावा कि यहीं पर बैठे रहेंगे, कुछ और रणनीति तैयार की जा रही है कि कम से कम कुछ ना कुछ अरविंद केजरीवाल की तरफ से आए जाए, केवल बैठना ही है या फिर उसके अलावा भी कुछ करना है? और देखो, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि हमारा संकल्प हमारा है। अगर जो भी सुनते हैं, अगर हमारे संकल्प में उन्हें अपना संकल्प फील होता है तो वो जुड़ेंगे, नहीं तो हम अकेले लड़ेंगे। फिर चाहे जीतें या हारें या टूटें या मरें, अपना प्रयास हम पूरा करेंगे। मैं अपने वादे के प्रति ईमानदार रहूं, इतना ही मेरा संकल्प है। और मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें ताकि मेरा ये संकल्प कायम रहे। आप लोग अपने संकल्प को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र में है, आपकी स्वतंत्रता है। मैं अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को भी फोन करके नहीं कहूंगा कि तुम यहाँ पहुंचो। निश्चित ही मैं अगर कहूं कि कल से आज संख्या लगभग लगभग बराबर ही है, कुछ मित्र गए हैं तो कुछ नए मित्र बढ़े हैं, और संख्या का यहाँ खेल है भी नहीं, क्योंकि सच बात तो ये है हम ज्ञापन देने आए थे
जब ज्ञापन पिछली बार देने आए थे डॉक्टर तरुण, तो उस कंडीशन में उनको 4 घंटे बैठाल के रखा था और ज्ञापन लिया नहीं था। यही स्ट्रेटजी इस बार भी इन लोगों ने की कि वो चाहते थे कि हमारे साथ अंदर जाके बैठे रहें और ज्ञापन हम इस विषय पे ले ही ना। लेकिन थोड़ा-सा मैं भावुक भी कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए। मैंने कहा आप ज्ञापन दिए बगैर जाएँगे नहीं और ये आंदोलन धरने में तब्दील हो गया। ज्ञापन धरने में तब्दील हुआ और इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, आप सब इसको देख रहे हैं। तो फिलहाल तो बात यही है जी, बिल्कुल। कि अच्छा ये सखा जी, जैसा कि आप सरकार के हम अपना काम साथ-साथ कर एक रहे हैं और बस। भी आ जाता है। जी। अच्छा सखा जी, जैसे कि अभी प्रशासन की तरफ से तो इग्नोर किया ही जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक और पूरे ऐसे लोकतंत्र का स्तंभ रहता है मीडिया। तो जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया तक, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन तक ये खबरें पहुंची नहीं होंगी, लेकिन किसी ने भी अपने न्यूज़ पर या कुछ पेपर पर इस तरह की खबरों के, इस आंदोलन को कवर नहीं किया है, उन्होंने भी इग्नोर किया है। उस स्ट्रीम मीडिया के बारे में भी आपके लिए क्या शब्द होंगे? क्यों कर रही है वो भी जानबूझ देखो करके इग्नोर? क्योंकि उनको पता ना हो ऐसा तो नहीं होगा। 2 दिन लगातार हो चुके देखो हैं इस आंदोलन के, और वहाँ तक खबरें पहुँचने के बाद भी अगर देश के सामने वो हल्का-सा भी इस मुद्दे को उठाते तो एक और उनकी तरफ से एक अच्छी पहल हो सकती थी। क्यों नहीं हो पा रही है उनकी तरफ से ऐसी पहल? देखो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जुबान के स्वाद अगर रोज नमकीन खाते रहें, तीखा खाते रहें तो उनकी जो है वो क्षमताएँ मरने लगती हैं और उन्हें और ज़्यादा तीखे की ज़रूरत होती है। तो मीडिया इतना चटपटा खाती है कि उसके धीरे-धीरे संवेदनशील जो तंतु होते हैं वो नष्ट हो गए हैं और उसे ज़्यादा तीखे की तलाश है और हमें लगता है शायद हम उतने तीखे अभी हैं नहीं। हम अभी उतने तीखे जी, हो नहीं पाए। यहाँ भी 1400 लोग तो कम से कम मर जाएँ, उसके बाद शायद हमारे जो लोग शहीद हो जाएँ 1400 तो उनके खून का स्वाद, वो तीखापन बढ़ाए जिससे मीडिया इस तरफ आकर्षित हो और इसको निकाले। तो मेरा तो सीधे से है कि मीडिया तुम अपने ज़मीर की रक्षा स्वयं करो, तुम आओ ना आओ हम तुमको भी नहीं कहेंगे। हम तो सीधी-सी बात है कि अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम ज़्यादा चटपटा खाने लगे हो, जी, तो जी। थोड़ा-सा कम चटपटा खाना शुरू करो। थोड़ा-सा सेहत के लिए अच्छा है, ऑर्गेनिक भोजन हमेशा ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर आप भी थोड़े ऑर्गेनिक बनोगे, मीडिया के कोई मित्र मेरी बात सुन रहे हों, उन्हें बुरी लग रही हो, तो निश्चित ही मुझे गालियाँ दें। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर वो थोड़े ऑर्गेनिक हो जाएँगे, तो शायद ये जो खम्बा है, इसमें जो दीमक लग गई है, वो उसकी रिपेयर हो सकती। जी, बिल्कुल। अच्छा सखा जी, कुछ जैसे कि मैं लगातार हालाँकि इस खबरों को फैलाने का कार्य कर रहा था, इस बीच कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी कि जब इस आंदोलन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पंजाब में एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और उनकी लोकप्रियता खत्म करने के लिए ये छोटे-मोटे लोग जानबूझ करके इस तरह के जो उपद्रव हैं, वो कर रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये राजनीति पर्पज़ से दिल्ली में जाकर के ये सब लोग बैठे हैं और ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से फंडेड हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एजेंडा लेकर के आए हैं। इस तरह हाँ के कुछ जी। प्रश्न आ रहे हैं, उनके जवाब मैं चाहूँगा। हाँ, हाँ, हाँ। 1000 करोड़ रुपए मेरे स्विस अकाउंट में जा चुके हैं। 1000 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं और अभी मैं मोदी के खिलाफ करूँगा तो अरविंद केजरीवाल भी 1000 करोड़ मुझे भेज देंगे। फिर राहुल गांधी के खिलाफ करूँगा तो ये दोनों पार्टियाँ मिलके मुझे 1000 करोड़ भेज देंगे। तो मेरे पास बहुत पैसा हो जाने वाला है ना? तो हम तो सबके खिलाफ करेंगे। 1000 करोड़ का फ़ायदा हो चुका है। तो मुझे बड़ी खुशी है, मेरे चेहरे पे चमक आपको दिख ही रही होगी। और 2-3 दिन अगर रात को जग के 1000 करोड़ रुपए मिल जाते हो तो अच्छा सौदा है। आप लोगों को भी ऐसा सौदा करना चाहिए। आप लोग आंदोलन में करो, 3-4 दिन जगो, 1000 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में पहुँच जाते हैं। तो मित्रों शुरू हो जाओ, तुम भी आओ, 1000 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में स्वतः पहुँच जाएँगे, तुम्हें किसी से मिलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत बड़ा तंत्र है इन लोगों का और बहुत बड़ी राजनीतिक चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल डटो, उसमें डटो। मुझे मिले 1000 करोड़ रुपए मुझे मिले, स्विस अकाउंट में मेरे चले गए हैं। उसका नाम है कुत्ता। उसका जो पासवर्ड है वो कुत्ता है जी। और कुत्ता के नाम से आप लोग उसको ट्राई करके पैसे निकाल सकते हैं। 1000 करोड़ रुपए मिल जाए।
बोलो सुमित। जी मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यूज है तो वीडियो अटक गई है। एक बार फिर से कंटिन्यू होते हैं तो फिर जानते हैं सखा जी से। जी सखा जी का आवाज आ पा रही मेरी? जी आ रही है, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा दृश्य दिखवाना चाहूंगा दर्शकों को। इस समय हालांकि रात के लगभग 11:15 हो रहे हैं, तो इस समय बाकी के क्रांतिकारी क्या क्या कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से जो पुलिस तैनात की गई है उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया है या फिर माहौल बिल्कुल शांत है इस समय। तो देखिए आप दर्शक, सभी दर्शक देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ये ये लो, है। ये यहाँ पे विश्वरूप भी आ गए हैं। क्या वो हाथ में अच्छा, बहुत बहुत सॉरी, शानदार जी, बहुत हाथ में बहुत कुछ है बढ़िया, बहुत ना। शानदार। तो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर भी आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी मैं यही कहूंगा कि कम से कम सभी क्रांतिकारी जो एक धरातल पर आए, एक जगह पर आए, इकट्ठा हुए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे हिसाब से। तो सखा जी बस इसी बारे में जरा बताइए, बाकी के और भी क्रांतिकारी जो अभी तक वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं, धरातल पर आना चाहते हैं आपके साथ। मैं बस एक ही चीज कहूंगा, एक ही चीज कहूंगा, मैं किसी को फोन नहीं करूंगा आने के लिए। अगर मेरे दिल से तुम्हारे तार जुड़े हैं तो आ जाओ दोस्त, मिलके जीते हैं। देखो विश्वरूप आए, हमने उनको भी नहीं कहा, अब कसम से नहीं कहा। मैं इस मामले में ईमानदार हूं कि जो बात है खोल के कहूंगा, मैंने नहीं कहा। वो आए हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही और मित्र हैं तो वो भी पहुंचे, है ना, तो वो भी पहुंचे। तो बस यही है। बहुत बहुत ही शानदार। तो मैं थोड़ा सा उन बाकी क्रांतिकारियों को भी थोड़ा थोड़ा सुनवाना चाहूंगा दर्शकों को। तो आप अगर उनके पास चले जाएं तो विश्वरूप को भी थोड़ा सुनते हैं। एडवोकेट साहिल गोयल जी से भी हम कुछ जानेंगे। डॉक्टर तनु कोठारी सर के पास भी मैं आना चाहूंगा। तो सखा जी आप थोड़ा सा उनके पास चले जाएंगे तो उनकी भी हम जरा विचार सुन लेते हैं और दर्शकों तक उनकी जी बात पहुंचाने का प्रयास जी करेंगे। जी, लो, आप थोड़ा बात कर लो, बात करें प्लीज। अरे जी जी जी, नमस्कार डॉक्टर हाँ भाई। साहब। हाँ, जी जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी क्रांतिकारियों को हौसला लाने के लिए आप भी जो सबसे ज्यादा महान क्रांतिकारी कहे जाते हैं वो भी सब लोगों के बीच में आ चुके हैं। क्या अनुभव है आपका, क्या वजह रही डॉक्टर त्यागी सर को भी यहाँ आने की? अरे जरा आप यहाँ आवाज अनुभव के सुमित मुताबिक खुद भी दर्शकों को समझ नहीं आ बताएं। रहा। यहाँ भी एक चल रहा है लाइव, और यहाँ भी, यहाँ आवाज नहीं आ रही। अगर अगर मेरी आप आवाज देखो पहुंच जरा, पा आपको रही हो सुनाई तो समझ बस मैं नहीं आ अपना रहा। मुंह हाँ बंदा जी पा सुमित रहा जी। हूँ। जी जी, नमस्कार साहिल जी। अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं बस सही है, अनुभव आवाज जानना तो चाह सही रहा है, हूँ सबसे कोई बात पहले। नहीं। जी मौसम अच्छा है यहाँ का अभी। हाँ बहुत घर के अंदर से ज्यादा अच्छा है। हम तो कह रहे हैं बहुत दिनों बाद आकाश के बीच लेटने का मौका मिला। खुले में रह के वैसे भी वायरस गायब हो जाता है। डॉक्टर तो खुद मान रहे हैं ना कि आप आंदोलन करो, आंदोलन में गायब हो जाता है। मैं तो क्यों डॉक्टर कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए जी, आप सुन देख पा रहे हैं सकते क्या हैं साहिल जी? कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है ये और लगातार हमारे पास एक के बाद एक सभी पर्सनैलिटीज पहुंच रही हैं देखो, अभी तुमने और पूछा हर था, प्रकार का जो है हमारे को सुविधा मिल रही है। अभी तुमने पूछा था कि फंडिंग हो रही कि नहीं। देखो दूध की फंडिंग हुई है अभी अभी, इस समय आया है दूध सोनीपत से, और इनके नाम भी मैं 250 करोड़ रुपए भेज दूंगा जिन्होंने दूध भेजा है। तो मैं बहुत पैसा ले रहा हूँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जी अच्छा अच्छा, मोदी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं एक बात बताना चाहूंगा भी मोदी जी की एक स्पीच सुन रहा था मैं। जी साहिल जी पहले कंफर्म कराएं क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी प्लीज, जी। साहिल जी अरे क्या भाई मेरी देखो, आवाज सुन एक पा रहे हैं आप? तो दिल में जगह है हमारे, बहुत पेट में नहीं है। क्योंकि वहां पर नॉइज का ज्यादा माहौल है तो शायद सुन नहीं पा रहे हो। सखा जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो एक बार कंफर्म आज करें, दूसरा फिर जो मैं है फिर से आपसे कल पूछना नींद चाहता कैसी हूँ रही वैसे? क्या सुन पा रहे हैं आप? इनको ये बताओ, वायरस गायब हो जाता है वैसे वहां पे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी अभी सुनने को मिले एक मिनट क्लियरली? में आ रहा हूँ जी। ठीक ठीक। बताएं बताएं बताएं। जी अभी आपके एक और प्रिय मित्र
नरेंद्र मोदी जी का एक बयान में सुन रहा था। उन्होंने कनाडा के प्रोटेस्ट पे बोला था कि देखिए विदेशों में किस तरह से टीका के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन भारत में ये जो सद्भाव है कि मुझे फायदा हो वैक्सीन से या टीका से या नहीं हो, दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसे करके मेरे सभी जनता, मेरे सभी नागरिक टीका ले रहे हैं और हम 100% टीकाकरण की ओर जा चुके हैं। तो वो बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि भारत में सब राजी खुशी प्रसन्नता से टीका ले रहे हैं, लेकिन विदेशों में ही केवल विरोध हो रहा है। ये मोदी जी के अभी बयान थे, अभी टीवी पर वो लाइव सुन रहा था मैं। उनके लिए जरा आप संदेश या उनको बताएं कि क्या सच में भारत में जो कह रहे हैं मोदी जी कि सब कुछ ठीक है, टीका के मामले में सब अपनी राजी खुशी से ले रहे हैं, यहाँ पर किसी से कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है। देखो ऐसा है, अहंकार की एक खूबी होती है और एक बीमारी होती है, अहंकार में मिलती है आदमी को, स्वतः मिल जाती है। जब आदमी का अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो उसकी गर्दन अकड़ जाती है और वो नीचे नहीं देख पाता। तो असल में हम लोग बहुत छोटे हैं भाई, मोदी जी बहुत बड़े हैं। जैसे तुमने सुना था ना कि पहले हनुमान होते थे, वो हाहा करते थे, बड़े हो जाते थे, रामानंद सागर वगैरह दिखाते थे। तो ऐसे मोदी जी हाहा करते हुए बहुत बड़े हो गए हैं। इन्हें सिर्फ भारत की जनता पे हंसना आता है, इन्हें दुख दिखने रही हैं और ये बड़े हुए हैं, ये भूल गए हैं कि पहले जो शक्तियां थी लोगों के पास, हनुमान के पास, अगर वो शक्तियां ये नकली मनुष्य करने की कोशिश करेगा तो इसकी चड्डी फट जाएगी बड़े होने पे। तो सच बात तो यह है कि मोदी की चड्डी फटी है, उन्हें दिख नहीं रही है, क्योंकि अहंकारी की गर्दन अकड़ जाती, मैं बोल चुका हूं। तो जिसे अपने नीचे अपनी प्रजा दुखी दिखाई नहीं देती, उसे अपनी फटी चड्डी भी नहीं दिखाई देती। लेकिन उसे एक बात पता होना चाहिए कि जब वो हंस रहा होता है तो उसकी फटी चड्डी देख के लोग भी हंस रहे होते हैं। जी। मोदी जी के पीछे कितने लोग उनकी फटी चड्डी देख के हंस रहे हैं आज के दौर में, मोदी जी को इसकी खबर नहीं है। अहंकार में गर्दन गई है अकड़। जी। अच्छा, एक और मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से एक नाकाम कोशिश की जा रही है कि अब जैसे किसानों का आंदोलन था तो उसमें उनको खालिस्तानी बोल करके या बाकी के उनका चेहरा दिखा करके जनता के जो प्रति है वो उन्होंने कड़वाहट पैदा भरने की कोशिश की। वहीं पर मैं एक और आपके आंदोलन के बारे में लोगों के फेसबुक पर सुन रहा था, वो हो सकता है जागरूक ना हो या जिस भी तरह के लोग थे, वो कह रहे थे कि देखिए एक तरफ जहां हमारा देश मतलब कितनी मजबूती से टीकाकरण में आगे बढ़ रहा है, ये लोग मतलब ये तो देशद्रोही हैं कि सरकार एक तरफ सब कुछ सही करने का प्रयास कर रही है और अब इनको टीकाकरण से भी प्रॉब्लम है, फ्री का टीका नहीं लेना चाहते, नहीं भी लेना चाहते तो ठीक है, लेकिन ये विरोध कर रहे हैं, मतलब हमारे देश की विदेशों में क्या इमेज बनेगी। मतलब कि जो आप विरोध कर रहे हैं टीकाकरण का, वो देश के खिलाफ है, ऐसा प्रतीत किया जा रहा है आम जनता के सामने कुछ लोगों के द्वारा या अच्छा, इंडियंस की बड़ी खासियत होती है, खासतौर ऐसी मानसिकता रखने वाले, इन्हें बड़ी चिंता है कि अमेरिका इनके बारे में क्या कहेगा। अच्छा, ये अमेरिका की कॉपी मारने में कतई पीछे नहीं होते। ऐसे लोग बात करते तो उन्हें लगता है जो अमेरिका में हो रहा वो यहाँ होना चाहिए। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या यहाँ होना चाहिए? यस और नो में वो उत्तर दें। अमेरिका में बैलेट पेपर पे मतदान होते हैं, क्या यहाँ होना चाहिए? यस और नो में उत्तर दें। अमेरिका में प्रति व्यक्ति पैंडेमिक में $4000 प्रति व्यक्ति अमेरिका सरकार ने दिया पर मंथ, $4000 पर मंथ उनकी सरकार ने दिया, क्या इंडिया में देना चाहिए? यस और नो में उत्तर दें। अमेरिका में लोग किसी को अगर किस करते हैं सड़क पे तो लोग मुंह घुमा के खड़े हो जाते हैं, उनको किस करने देते हैं। या भारत में भी ऐसा होना चाहिए? यस और नो में उत्तर दें। अमेरिका में यदि किसी सचिवालय के बाहर कोई प्रदर्शनकारी पहुंच जाएं तो उन पे पुलिस अटैक नहीं करती और कम से कम उनकी लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था पे रोक नहीं लगाती, और कम से कम महिलाएं हो तो बिल्कुल नहीं। भारत में ऐसा होना चाहिए? इसके संबंध में यस और नो बताएं। मेरे 4-5 उत्तर प्रश्न हो गए ना, ज्यादा हो गए। अच्छा चलो, ये 5 प्रश्नों में कोई एक ही प्रश्न का उत्तर बताएं कि क्या ये होना चाहिए या नहीं। बिल्कुल। अच्छा सखा जी, क्या उम्मीद है इस वाले आंदोलन से या जो आप अभी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि केवल अभी कुछ इसके नतीजे तो हमें दिखने स्टार्ट हो गए हैं कि अभी हाल ही में राजकोट में भी कुछ लोगों ने
इकट्ठा होकर के दिल्ली आंदोलन की सपोर्ट में ही वो भी सड़कों पर आए। कर्नाटक भी हम देख रहे हैं। देश के बाकी के हिस्सों में छोटे छोटे आंदोलन हो तो रहे हैं, लेकिन क्या ये कुछ ऐसा किसान आंदोलन की तरह रूप ले पाएगा कि जगह जगह के जितने किसान होते थे वो एक जगह इकट्ठा हो गए? क्या ये भी एक क्रांति का रूप ले सकती है, ठीक उसी तरह से जैसे किसान आंदोलन हुआ? देखो मैं एक बात बताता हूँ, हमारे बचपन में पिताजी तालाब पे ले जाते थे घुमाने, तो वो क्या करते थे, तालाब के चारों तरफ घूम घूम के पानी, उसकी तेल के छींटे डाल देते थे, छींटे बूंदे, तो तेल डाल देते थे, तो पूरे तालाब में तेल छितर बितर इधर उधर घूम रहा होता था। अच्छा, क्योंकि तेल हल्का होता है इसलिए डूब भी नहीं पाता, तो तैरता रहता है, ऊपर ऊपर दिखता रहता है, लेकिन बिखरा बिखरा। लेकिन उसके बाद हमारे पिताजी अगले दिन कहते थे कि जाओ उस तालाब में फिर देख के आओ। जब हम अगले दिन जाते थे तो उस तालाब का सारा तेल एक जगह पे इकट्ठा मिलता था। मैं ये बताना चाहता हूं कि वो एक दिन में हो जाता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दिन लग सकते हैं। ट्रेन बंद हैं, बसें बंद हैं, अपने अपनी थोड़ा काम रोजगार में अब तेल की बूंदें अटक जाती हैं, वो भी चलता है। लेकिन इतना पक्का है कि कुछ दिनों बाद वो तेल की सारी बूंदें जो हैं, सॉरी प्लीज, जब खाना जबरदस्ती नहीं ले सकते, है ना जी, हाँ जबरदस्ती नहीं। मैं आपका दूध और ले लिया क्योंकि गले में खुश्की है जी। हाँ हाँ, तो भाई एक मिनट मैं लाइव पे प्लीज। तो अभी जो है, अब देखो यहाँ फिर अब इन्होंने, मेरे गला बैठा हुआ, तो दूध तो मैंने ले लिया, लेकिन मैं बाकी चीजें नहीं ले रहा हूँ। तो खैर कहना यही चाहता हूँ कि यहाँ पे भी वो तेल की बूंदें इकट्ठी होंगी, और अगर किसी को दिख पाए, समझ बड़ी हो, तो उसे अभी भी दिख सकता है कि बूंदें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। अच्छा चलिए, क्रांतिकारी इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक सकारात्मक बात है। एक नारा हम दिन भर से सुन रहे थे कि 3 लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल, मेरे को पूरा डायलॉग भी याद नहीं आ रहा, वो मैं आपके मुंह से देखो भाई एक मिनट सुनो मेरी बात। मैं नारा नहीं लगाता, कुछ लोगों के दिल में नारे आरे होते हैं, तो वो लगाते हैं। जी वो लगाते हैं, उनके काम है, तो उनके काम पे मुझसे आप कमेंट्स ना लें। मैंने कहा, कल भी कहा, कुछ लोग एग्रेसिव हो रहे थे, तो मैंने कहा कि अब वो लड़ाइयाँ होती हैं कि एग्रेसिव क्यों हो रहे हो, शांत रहो, हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। हमने कहा नहीं, हमारा आंदोलन मस्ती पूर्वक होना चाहिए, और मस्ती की फिल्म में कभी लड़ाई भी होती है, कभी शांति भी होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक वाले एक तरफ बैठ जाएं, उपद्रव वाले एक तरफ हो जाएं, और भाई पुलिस भी अपना संज्ञान ले ले, दोनों के साथ वही व्यवहार करे जैसा होना चाहिए, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। नहीं, ठीक है, एक्चुअली उस नारे से एक प्रश्न निकल के आ रहा था, मैं वो जानना चाह रहा था। जैसे भी डॉक्टर तरुण कोठारी सर को हमने सुन रहे थे, उन्होंने भी बताया था जैसे कारण की एक छोटा सा ज्ञापन जिसको लिया जा सकता था शुरुआत में ही, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इग्नोर किया, और उसका नतीजा ये है कि आज ये आंदोलन का इन्होंने रूप ले लिया। उसके पीछे डॉक्टर तरुण कोठारी बता रहे थे कि ये जो नेता है, ये इस समय बहुत ज्यादा दुविधा में है, क्योंकि इनकी तरफ अब जनता की तरफ से एक तरफ प्रेशर आ रहा है, दूसरा प्रेशर और है जिसके बारे में शायद किसी जनता को पता भी नहीं है। वो किसी आकाओं की वो बात कर रहे थे। ये जो आकाओं के अंडर में हमारे राजनेता चल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक सरल भाषा में लोगों को, कई बार आपने बताया है, मुझे पता है, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहता हूं अरविंद केजरीवाल का कुछ कनेक्शन बताएं उन आकाओं से जो आप आरोप लगाते हैं कि उन आकाओं के सारों पर चल रहे हैं, और यही वजह है कि इनकी कोई औकात ही नहीं है कि ये कुछ फैसला ले पाए उनके खिलाफ। ऐसा डॉक्टर तरुण कोठारी सर के मुंह से हमने सुना। उसी बात को मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या है वो, कौन से हैं आका, और क्या संबंध है अरविंद केजरीवाल से, किस तथ्य के साथ आप ये कह सकते हैं? देखो, पिछले समय से जितने भी आंदोलन हुए, पिछले मैं समझता हूँ जेपी के आंदोलन के बाद से मैं कहूंगा, उसमें अरविंद केजरीवाल का एकमात्र आंदोलन था जिसमें मीडिया ने पॉजिटिव रोल निभाया जी। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का आंदोलन होने से 4 साल पहले अरविंद केजरीवाल जो थे वो उन लोगों की संस्था द्वारा सम्मानित भी हो चुके थे। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को इतना सॉफ्टली
स्टेबल किया गया जितना किसी ने सोचा नहीं था। अरविंद केजरीवाल अगर ईमानदार थे तो जनता के बीच जब अपनी ईमानदारी को पेश करने के लिए इन्होंने जो है कई लोगों का सहारा लिया था, किरण बेदी, आशुतोष, है ना, कई नाम है, योगेंद्र यादव हैं और भी कई नाम है, वकील थे वो जो मुझे, प्रशांत भूषण, तो इन सब का जो सहारा लिया, अगर इतने ईमानदार थे तो इन ईमानदार लोगों ने इनका साथ क्यों छोड़ दिया? अरविंद केजरीवाल ने उस समय शीला दीक्षित के खिलाफ पूरी नफरत भरी बातें की, उनके मंत्रिमंडल के एक चूहे को भी अरविंद केजरीवाल केस नहीं कर सके और गलत सिद्ध नहीं कर सके। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहे उनके ऊपर सब बातें करने के लिए, अडानी अंबानी के ऊपर, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने कोई भी एक्शन उनके खिलाफ कभी लिया? किसी तरीके का भी? अरविंद केजरीवाल बहुत इजीली माफी भी मांग लेते हैं गडकरी जी से। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो कि अपने देश में शिक्षा नीति को बढ़ावा दे रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं आपको स्वास्थ्य को। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, शिक्षा और स्वास्थ्य। मैं बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोरोना की जो मौतें हुई हैं वो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हुई। सबसे ज्यादा जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग करवा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई ही वो जरिया है कि लोगों के दिमाग को हिप्नोटाइज करके 100% वैक्सीनेशन की तरफ ले जाया जा सके, गुलाम बनाया जा सके। इसके लिए केजरीवाल जी शिक्षा को प्रमोट कर रहे हैं और स्वास्थ्य को प्रमोट करने के नाम पे कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को बीमे का जो दिखा रहे हैं। असली बात तो ये है कि डॉक्टर को 5 लाख मिल रहा है। ईमानदार होते तो डॉक्टरों पे कहते कि इतने महंगे इलाज बंद करो, सस्ते इलाज करो। अब तुम आम आदमी के नाम से भी 5-5 लाख रुपए डॉक्टरों की जेब में पहुंचाओगे, तो जरा कौन सा सेटलमेंट है वो बता दो। और एक बात ये कि ये कैसा तुम्हारा देश है जहां पे तुम एक तरफ तो लोगों से टैक्स मांगते थे क्योंकि ये आयकर में कमिश्नर थे, तो ये एक तरफ तो टैक्स क्यों समझते हैं, जनता टैक्स दे, फिर उस टैक्स के पैसों से बिजली फ्री देंगे, कहीं लैपटॉप फ्री देंगे, न जाने क्या क्या फ्री दे देते हैं। अब देखो दिल्ली में आपको बिजली फ्री है लेकिन आपको हवा फ्री में चाहिए हो तो 2000 रुपए देने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास क्या इतनी पैसे की कमी है कि 9 तक एजुकेशन जो है वो तो ये बहुत अच्छी सी दे देंगे, जिसमें ये लोगों को जो है वो स्विमिंग पूल भी बना के दे देंगे स्कूल में, और 9 के बाद अचानक इनके पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर ये लोगों को प्रेरित करते हैं कि लोग जो हैं लोन लेके और उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाएं। क्या ये कह सकते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा के केंद्र क्यों नहीं स्थापित हो सकते जहां पे बिना लोन लिए लोगों को शिक्षा दे सकें? क्या अरविंद केजरीवाल मेरी इस बात का कभी जवाब दे पाएंगे? और अगर मेरी इतनी बातों से भी आपको नहीं लगता कि इनके पापा कोई और हैं तो फिर मैं और क्या कहूँ? जी बिल्कुल। अच्छा सका जी, एक और मैं मुद्दे पर आपका प्रतिक्रिया चाहूंगा ओशो सन्यासियों के बारे में। चूंकि अभी मैं ओशो का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीने हुए होंगे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक ओशो आश्रम में गया। तो अब चूंकि वहां पर मुझे एक अंदाजा था, एक उम्मीद थी कि हाँ, ओशो को अगर जो लोग सुनते हैं या फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई आम आदमी तो नहीं हो सकते, उनकी बुद्धि या उनके विचार थोड़े ऊपर होते हैं। लेकिन मैं वहां जाकर के देख रहा हूँ और वहां पर भी मैं एक्चुअल में रिपोर्टिंग करने गया तो वहां पर मुद्दा भी यही था कि शायद पुणे का कोई आश्रम है तो उस पर जो मसला चल रहा है उसको लेकर के एक मंत्री आए हुए थे। वो सब ठीक था, लेकिन वहां पर देखा गया था तो बिल्कुल स्टार्टिंग थी ये वैक्सीनेशन की, उस समय ही उन्होंने बड़े बड़े पंपलेट चिपका रखे थे कि यहाँ पर बिना टीकाकरण के सर्टिफिकेट के आप अलाउड नहीं है। मुझसे भी, चूंकि मुझे इनवाइट किया गया था तो मुझे पहले से जानते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, जबकि उनको पता था कि ये टीका के बारे में विश्वास रखते नहीं है और ये लगाया इन्होंने नहीं होगा। फिर भी वो बोल रहे थे कि अरे सुमित जी, आप जो है बोल देना कि हाँ लगवा लिया है, सर्टिफिकेट भूल गए, ऐसा वैसा। मैंने कहा ठीक है, वो तो चल जाएगा, लेकिन मैं उनकी मानसिकता देखना एक्चुअल में चाह रहा था। तो वहां पर कोई भी ऐसा नागरिक नहीं था जिसको शायद षड्यंत्र की हल्की सी भनक भी हो, या फिर हो सकता है भनक हो, तो उनमें शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूरी तरह से समर्थन कर रहे थे
टीकाकरण को, पूरी तरह से वैक्सीनेशन को, और बाकी का मास्क वगैरह भी। फिर मैंने कुछ जागरूक करने का प्रयास किया, वहां पर मैंने समझाया, मैंने हो सकता है इनको पता ना हो, तब उनकी तरफ से एक जवाब आया, जिसको सुनने के बाद फिर मैं चुप हो गया, मैंने कुछ नहीं समझाया फिर, या मैंने फिर कोई उम्मीद भी नहीं की। कह रहे थे कि सुमित जी, हमें तो जो हमारा स्वभाव है वो ध्यान का और उत्सव का है, हम इन चीजों में नहीं पड़ते, और ये सब चीजें आप सुमित जी क्या बताएं, मतलब कि वो इस टॉपिक पर बोलने से कतरा रहे हैं क्या? जो आपको भी बहुत सारे लोग ऐसे सुनते हैं जो ओशो के फॉलोवर्स होंगे, उनके लिए मैं चाहूंगा कि इस षड्यंत्र या इस जबरन टीकाकरण के विषय को जोड़ते हुए उन ओशो सन्यासियों के लिए आपका संदेश। देखो, संदेश मेरा साफ है। ओशो जिनको वो प्रेम करते हैं, अब मेरे लिए तो बात छोड़ दें, मैं करता हूँ नहीं करता हूँ मेरा व्यक्तिगत मामला है। जिनको वो प्रेम करते हैं, जो भी सन्यासी, वो ये बताएं कि ओशो ने कौन सा मुद्दा छोड़ा था जिसपे वो अपनी बेबाक बात नहीं कहते थे। ठीक है, उनके पुत्र होने के नाते सभी सन्यासियों को सभी मुद्दों पे अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ये कहें कि ये कोरोना साजिश है, मेरी बात उनके मुंह में नहीं डालूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो ये सिद्ध करें कि ये साजिश नहीं है। इससे ज्यादा आज मैं आपसे बात ना कर पाऊंगा, और भी लोग हैं मेरा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जी सुमित जी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना भी समय निकाला। बाकी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कोशिश करेंगे कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आप इसी तरह से थोड़ा स्वस्थ रहें और डटे रहें मैदान में। बाकी के सभी लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं, इसी तरह से बने रहे। तो जुड़ने के लिए सखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।